क्या आप विदेश जाना चाहते हैं? एक ऐसा ही शख्स विदेश गया और उसको साइबर गुलामी में फंसा दिया गया। भला हो एक पॉलिटिकल पार्टी के सांसद का, जिन्होंने ये सवाल न केवल संसद में उठाया बल्कि पीछे पड़े रहे। आखिरकार उस युवक के साथ साथ 300 और युवक साइबर गुलामी के जंजीरों से मुक्त हो गए। लेकिन न जाने कई ऐसे युवक इसी तरह विदेश में किसी न किसी क्राइम के गुलामी का शिकार हुए होंगे। जिस सांसद ने इस सवाल को उठाया था और जिन्होंने पीछे पड़ के उन बच्चों को मुक्त कराया, उनको आप सब भी पहचानते होंगे। हमारे साथ हैं आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह, जिन्होंने ये सबसे पहले सवाल उठाया था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले ये जानकारी आपके पास कैसे आई थी? इस पूरे मामले में परिवार के लोग, जो लड़का फंसा था वहाँ पे, तो उसके परिवार के लोग कई लोगों के जरिए संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। रहने वाला लोग विक्रमगंज का, मेरे संसदीय क्षेत्र के बाहर का इलाका था। एक हमारे पटना हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के हैं, उन्होंने हमारे पास इस पूरे मामले को भेजा। एक शॉर्ट नोट था जिससे कि आप जिसके बदौलत आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जो पासपोर्ट था और उसको जो वीज़ा ऑन अराइवल था दुबई में, फिर दुबई से जो रैकेट के लोग थे उन्होंने उसको ट्रैप किया था और उससे कहा कि आप थाईलैंड, बैंकॉक में आ जाइए, आपको अच्छा सैलरी हम लोग देंगे। और जब वो बैंकॉक आता है तो फिर उसको लड़के को जो मैं सीधे कहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसको कह सकते हैं, उस बच्चे को लोगों ने, और कुछ ऐसे और 13 लोग थे जो दुनिया के विभिन्न देशों के वो लड़के थे, थर्ड वर्ल्ड कंट्री इसको कह सकते हैं, उन लोग को 2 गाड़ियों में डालकर और एक जंगल के रास्ते यात्रा कर रहे थे। तो बीच जंगल में जाने के बाद इन लोग को शक हुआ कि ये कहीं सही जगह पे तो नहीं है, उन्होंने रजिस्टर किया। फिर उसके बाद कहा गया कि थोड़ा आगे वो जगह है, शहर है, फिर वहाँ गाड़ी बदली जाती है। मतलब कि निश्चित तौर पे वहाँ कोई दूसरा गैंग था जो निश्चित तौर पे ट्रांसफ़र किया होगा। फिर उसके बाद वो म्यांमार के बॉर्डर तक, नदी के किनारे तक जाते हैं, तो वहाँ लड़के रजिस्टर करते हैं, तो फिर वो हथियारबंद लोग आ जाते हैं और सेना की वर्दी में होते हैं। अभी तक वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि हो क्या रहा है। फिर नदी पार करके म्यांमार का वो हिस्सा, जो दुनिया के सबसे अशांत इलाकों में माना जाना चाहिए, मनमाड करके शायद जगह का नाम है, जहाँ ना ही म्यांमार सरकार का होल्ड है और ना ही थाईलैंड सरकार का होल्ड है। एक बफर जोन है और पूर्णतः चीनी सरकार की मिलिशिया, उनके नियंत्रण वाली मिलिशिया जो कंट्रोल में पूरा एक शहर बसा रखा है लोग जंगलों में, जिसके आज कुछ फोटोग्राफ्स मैंने देखा। आश्चर्यजनक है कि माफिया किस स्तर पे ऑपरेट कर सकते हैं कि स्वयं एक सरकार है वहाँ, और उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बकायदा उसका नाम रखा है लोग। लेकिन कानून न वर्मा का चलता वहाँ, न उसका म्यांमार का चलता है वहाँ, न थाईलैंड का चलता है, और कानून वहाँ चीन का भी नहीं है। अगर चीन का कानून होता तो चीन अपने बाउंड्री में सब काम करता। बिल्कुल, कहीं न कहीं सरकारों के भीतर भी कुछ न कुछ माफिया लोग हैं जो इस तरह के काम में लिप्त हैं। सरकारों का सह होगा, क्योंकि कोई छोटा जगह नहीं है वहाँ। जैसा बच्चों का कहना है कि 50,000 से कम नहीं लोग हैं, और भारत के लोग 10-15 हज़ार वहाँ पे कैद हैं इस तरह के काम में। और लगभग छोटी बड़ी 1200 कंपनियाँ हैं फ्रॉड, जो फाइनेंशियल फ्रॉड कहिए, हनी ट्रैप कहिए, या इस तरह की जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो गेमिंग है, तो ये 1200 की कंपनियां आसपास है। सभी कंपनियां 100, 200, 50 हॉस्टल बना रखी हैं, पूरा शहर बसा रखे हैं लोग,
और वहाँ पे कामों करवाते हैं, लेकिन सब इलीगल है। जो भी विरोध करता है उसको कई दिन तक भूखे रखना, ठंडे में रखना, मारपीट करना, छत से उल्टा लटका देना, तब तक प्रताड़ित करना जब तक कि काम के लिए वो तैयार न हो जाए। और हफ्ते में एक दिन उन लोगों को अपने परिवार से संवाद का अवसर मिलता है। वो भी पूरा हथियारबंद लोग बैठे रहते हैं कि वो जो बात करें, जैसे जेल में होता है कोई भी कैदी अपने परिवार से जब बात करता है तो एक पुलिस का अधिकारी सुनता है कि क्या बात कर रहा है, ठीक उसी तरह से। और उसी दौरान वो अपने पिता को बताया और फिर जज साहब ने मुझे रेफर किया तो मैं भारत सरकार को पत्र लिखा। पत्र का जवाब बहुत हेल्पलेस था कि उस इलाका में म्यांमार सरकार का कोई होल्ड नहीं है, थाईलैंड का होल्ड नहीं है, एक मिलिशिया के कंट्रोल में है, इसीलिए हम लोग हेल्पलेस हैं। ये भारत सरकार की चिट्ठी मेरे फाइल में लगा हुआ है। फिर मैंने दोबारा पत्र लिखा, दोबारा भी कुछ इसी तरह का जवाब आया। फिर मैंने उसको कई इंटरनेशनल बॉडीज को कन्वे किया एक तरह से कि इस तरह की घटनाएं हैं, कैसे इसको हम लोग टेकल कर सकते हैं, इसको कैसे सुलझा सकते हैं। तो लोगों ने काफ़ी उसमें लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, NGO के लोग और विदेश मंत्रालय के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड वो सब लोगों ने पूरा एक समन्वित प्रयास हुआ। उसमें से उस एक बच्चे के रेस्क्यू में हम लोग 370 के करीब बच्चे रेस्क्यू हुए, जो भारत सरकार फिर इसके बाद जब रेस्क्यू मतलब उनकी जो ऑपरेशनल एरिया से जब बाहर आए फिर भारत सरकार ने उनको भारत वापस लाने का मैनेज किया। इस तरह से फिर वो बच्चे आए, अपने परिवार के पास हैं। और इस तरह की दुखद घटनाएं भारत के भीतर जो बेरोजगारी है और घटती जो आमदनी है और बच्चे परिवार की जानकारी में बिना दिए जाते हैं, कभी भी परिवार के लोग सहमत नहीं होंगे इस तरह के काम में। या वो बच्चे जाते भी हैं तो ये जानते हैं कि ये अच्छा जगह जा रहे हैं, ये नहीं उनको लगता है कि हम कोई बुरी जगह जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि ये तो हमको एक तरह से फ्रॉड हुआ है, ट्रैप में हम गए हैं। कितना बहुत सारे लोगों को रैंसम देना होता है वापसी के लिए कि हम जाना चाहते हैं, तो लोग फिर कहते हैं कि जो मिलिशिया के लोग हैं कि 10 लाख लाओ, 15 लाख लाओ, तब परिवार से मंगाओ तो हम छोड़ेंगे। तो बच्चों के पास तो पैसे भी नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और हम लोग कितना भी आधुनिक समाज बने हैं लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसा इस तरह का जोन है। मतलब रैंसम डिजिटल फ्रॉड के वर्ल्ड में पूरी तरह से ये जाकर फंस जाते हैं इस चक्रव्यूह में। रैंसम तो उनका बेसिकली जब उस काम को डिनाई करते हैं, जब वो वापसी करना चाहते हैं तो फिर रैंसम का शुरू हो जाता है खेल, क्योंकि उनको ले जाने ले आने में जो खर्च होता है उसको निकालना चाहते हैं और पेमेंट भी नहीं देते सैलरी। वो कहते हैं 1 साल 1.5 साल तो भाई आप जब आने जाने का जो खर्च है वो मेंटेन करेंगे, उसके बाद देखेंगे। लेकिन 1.5 साल चूँकि वो पूरा आइसोलेशन में रहना होता है तो कोई भी 1.5 साल से ज़्यादा टिक भी नहीं सकता। तो बहुत सारे लोग फंसे हैं, बहुत सारे लोग निकल के आए हैं, लेकिन अपनी पूरी पूंजी भी गंवा देते हैं, जो उनके पास पैसे होते वो भी गंवा देते हैं। सर, पार्लियामेंट में आपने क्या क्या क्वेश्चन उठाया था, उसका क्या सरकार की तरफ से जवाब मिला था? सरकार का बहुत जवाब, एक उदासीनता भरा जवाब था कि हम लोग लगातार वर्मा सरकार में, हमारी सरकार से हम बात करने का कोशिश कर रहे हैं और उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि वह उनके नियंत्रण में नहीं है। एक ऐसा बफर जोन है जहाँ मिलिट्री और गवर्नमेंट का एक्सेस नहीं है और इसलिए हम लोग इसमें कोई खास मदद नहीं कर सकते हैं। यही जवाब था सरकार का, वो रिटन जवाब है, ये कोई मौखिक जवाब नहीं, रिटन जवाब है जो मेरे रिकॉर्ड में लगा हुआ है। तो भारत सरकार को चाहिए कि इस तरह के किसी को भी बाहर जाने वाले लोगों तक पर्याप्त कोशिश करना चाहिए कि वो इस तरह से बच्चे ना फंसे और इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोई दूसरा उपाय तो दिखता नहीं है सिवा कि एक व्यापक पैमाने पर गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए टीवी चैनल, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जिससे कि बच्चे इस ट्रैप से बच सकें।
सर, आप युवाओं को खासकर आप बिहार से जनप्रतिनिधित्व करते हैं, इसके अलावा आप सांसद में हैं ही, तो आप क्या राय देना चाहेंगे या अपील करना चाहेंगे हमारे देश के युवाओं से जो बराबर विदेश की चकाचौंध में फंसते हैं, चाहे पैसे के लिए हो या यहाँ के जो एजेंट है वो फंसाते हैं? देखिए, पूरी तरह से दुनिया में दो ही तरह का जॉब है। एक हाई स्किल जॉब है, तो आपके पास केवल डिग्री नहीं होना चाहिए बल्कि आपके पास रियल नॉलेज होना चाहिए। तो बिहार में तो, बिहार जैसे राज्य में तो नॉलेज तो है नहीं, डिग्री बेची जाती है जी। आप एडमिशन लाओ, एडमिशन लो, परीक्षा दो, डिग्री ले जाओ। कोई पढ़ाई तो होती नहीं बिहार के विश्वविद्यालयों में। अब वो बच्चे ये उम्मीद करते हैं कि बिना स्कूल गए, बिना कॉलेज गए, बिना डिग्री, जो डिग्री उनके हाथ में, इससे कोई जॉब मिल जाएगा, हाई स्किल जॉब, वो पॉसिबल नहीं है। फिर आप एक श्रमिक हैं, फिर जो अपने लेबर, जो उसको कहते हैं श्रम की बदौलत जो आप पैसा कमा सकते हैं, उस तरह का भी जॉब है दुनिया में, जो बहुत कठिन भी है। आप मध्य एशिया से लेके यूरोप तक ब्लू कॉलर जॉब भरे पड़े हैं भारतीयों के लिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हमको लैंग्वेज, स्थानीय भाषा की जानकारी वहाँ होनी चाहिए और थोड़ा सा स्किल होना चाहिए। तो दोनों स्तरों पे हमारी जो विफलता है और इसके चलते हम आज संकट हमारा है, प्रतिदिन कहीं ना कहीं हमको इस तरह का रेस्क्यू करना पड़ता है। एक दूसरी भी कहानी है, जो बच्चा, मुझे उम्मीद है कि एक हफ्ता में 10 दिन से आ जाएगा, दुबई में फंसा हुआ है और हम लगे हुए हैं लगातार। मैं एक यहाँ से वही कुछ इसी तरह का है, थोड़ा सा इससे बेहतर है, लेकिन फिर भी वहाँ तो फ्रॉड ही हुआ है उसके साथ। इस तरह से फ्रॉड है कि जिस होस्टेज है, हाँ होस्टेज है, और करीब 18 महीने से समुद्र में वो एंकर पर उसका जहाज को रोका गया है और उसी समुद्र में जहाज फंसा हुआ है। लेकिन अब लास्ट स्टेज में है, सभी चीज़ें हम लोगों ने उसको स्पीड अप किया है। गवर्नमेंट भी इसमें वही जवाब उसके आए, लीगल कोई असिस्टेंट नहीं है बाहर फंसे हुए लोगों को। पहले भारत सरकार दिया करती थी कि जो विदेश में कोई भारत का नागरिक फंसेगा तो कानूनी उसको मदद दी जाती थी, लेकिन जैसा कि मुझे खबर है कि 2020 के बाद वो भी देना बंद कर दिया सरकारों के लोग। दुखद है कि जो हमारे जो एम्बेसी है दुनिया में, जो ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए था भारतीयों के लिए, वो दुस्वप्न के बराबर है। आप दुनिया की किसी एम्बेसी में चले जाएं भारतीय होने के नाते, आप एम्बेसी का दरवाज़ा खटखटाते रह जाइए और कहते रह जाइए कि मैं भारतीय हूँ, मुझे मदद चाहिए, दरवाजे नहीं खोलते। मैं उन सैकड़ों भुक्तभोगियों से मैं मिला हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दूतावास विदेशों में बने ही है अपने लोगों की मदद के लिए, और कोई वहाँ पूरी हजारों की फौज नहीं जाती रोज मदद मांगने, कुछ लोग जाते हैं। लेकिन हमारे जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो राजा जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं। टैक्स पेयर का महत्वपूर्ण पैसा भी खाते हैं और अपने देश के नागरिकों के साथ बेहद दर्जे का व्यवहार करते हैं। मेरे सामने सैकड़ों इस तरह के उदाहरण हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे सांसद सुधाकर सिंह, मैं हूं आलोक वर्मा, और मैं अगले वीडियो में आपको उस अधिराज सिंह से भी मुलाकात कराऊंगा जो सुधाकर सिंह सांसद की बदौलत आज अपने देश में है, अपने परिवार के साथ है, लेकिन उन दिनों को याद कर वो रो पड़ता है। तो हमारे चैनल के साथ जरूर बंधे रहिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। नमस्कार। मैं तो अपने घर वापस आ गया, बट मेरी आपसे जो भी मतलब ये वीडियो देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि विदेश के नाम पे आपको जो भी जॉब ऑफर किया जा रहा है उसको पहले अच्छे से प्रॉपर वाइज